Today, guys, we are continuing the same topic. ऐसे 315 identify and assessing risk of material misstatement through understanding through its entity and its environment. आज हम टॉपिक हमने शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग थ्रू द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि ये टॉपिक जनरली 5 नंबर का आएगा पेपर में और मैं इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वो इनफ रहेंगे कि हाँ ये तुम ये लिख दोगे तो तुम्हें मिल जाएंगी 5 में से 4 या जो भी अब देना चाहे चेकर, तो मिल जाएंगे आपको नंबर अच्छे खासे। लेकिन इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जनरली ये टॉपिक समझ में नहीं आता कि हम अंडरस्टैंडिंग कर क्यों रहे हैं। हम रीज़न वाई द रीज़न इज कि हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, हम ये दोनों ही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि रीज़न हम अंडरस्टैंडिंग करते क्यों हैं। फॉर एग्जांपल कि ये शेयर होल्डर हैं जो कंपनी के ओनर हैं, और ये जो मैनेजमेंट है जो कंपनी को डे टू डे चला रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, यही हैं जो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में गैप है, क्योंकि शेयर होल्डर हर दिन मतलब डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में नहीं आते हैं। शेयर होल्डर मीटिंग के समय आते हैं। अब जो और सारी साल की जो भी हमने ट्रांजेक्शन या फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी बहुत शेयर करी जाती है शेयर होल्डर्स को। अब मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है कंपनी पर, कंपनी को चला रहा है, देयर में भी चांस कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है गलत बना दे। तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए ऑडिटर आता है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए ब्रिज बनाता है, वो उसे कहते हैं, वो ऑडिटर ब्रिज, उस ब्रिज को बनाता है। तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देना होगा। अब वो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देगा तो ओपिनियन करेक्ट होना चाहिए। कि मान के चलिए ओपिनियन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मॉडिफाई ओपिनियन और एक होता है अनमॉडिफाई ओपिनियन। अनमॉडिफाई ओपिनियन का दूसरा नाम क्लीन ओपिनियन भी है। ये हम ओपिनियन भी ऐसे 700 और 705 में पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बस इसके बारे में। ठीक है, तो क्लीन ओपिनियन तब दिया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई जाती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें रखी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अनमॉडिफाइड ओपिनियन तब देते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन तब देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोला हो, मतलब एक तरीके से कहा जाए गलत तरीके से तो बनाई गई है, फिर गलत इन्फॉर्मेशन का उसमें डाटा डाला गया है। तो इस गैप को फुलफिल करने ऑडिटर आता है। ऑडिटर चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरीके से बनानी चाहिए उसी तरीके से बनाई है कि नहीं बनाई है, और फिर उसके बाद ओपिनियन देता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो इसलिए अगर हमारा ओपिनियन करेक्ट हो तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग क्या क्या चीज़ें करता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिटर करता है रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। ये तो मैंने हालांकि पॉइंट बोल दिया जो पेपर में लिखने लायक है, लेकिन अब मैं से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पता होती है। जैसे रिलेवेंट इंडस्ट्री में क्या देखेगा, एक तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखेगा, एक कस्टमर क्या कहते हैं सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप देखेगा। अब ये सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप क्यों देखेगा। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने ये अंडरस्टैंड किया कि पहले सप्लायर क्रेडिट पे माल देता था, अब सप्लायर क्रेडिट पे माल नहीं दे रहा है। तो इसका क्या रीज़न है। जब रीज़न पता चला कि फाइनेंशियल इशू है, कंपनी प्रॉपरली पेमेंट नहीं कर पा रही थी अपने सप्लायर को, इसलिए सप्लायर ने कैश पेमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है कंपनी के साथ। तो फिर ये वाला इशू दिखना चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी ने मैनेजमेंट ने जो प्रिपेयर करनी है, तो उसमें ये इशू दिखना चाहिए कि हाँ ये इशू आया है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर फिर एक तरीके से रिस्क मिल गया कि ये रिस्क है ऑडिटर के लिए कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए तो भी नहीं हुई है। तो ये रेलेवेंट इंडस्ट्री वाला फैक्टर जो हालांकि मैंने कोशिश किया था, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। अब दूसरा हम रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है पहले जान लें। इसमें इंक्लूड होते हैं एप्लीकेबल एफआरएफ और लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर एग्जांपल कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं इंड AS और कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दिया AS के अकॉर्डिंग, तो ये भी पूरा गलत है। ये भी नहीं हो सकता कि ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर तुम पे इंड AS अप्लाई हो रहा है तुम AS लगा रहे हो, ये तो पूरा ही सिस्टम गलत है, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बने हैं यहाँ पे तो। और अब लीगल एनवायरनमेंट जानते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में मैं एग्जांपल बताता हूँ बैंकिंग कंपनी का। असल में RBI ना नॉर्म्स देती है बैंकिंग कंपनी के लिए कि आपको अपने एसेट्स को NPA बनाना होगा अगर वो NPA की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है। तो ऑडिटर को देखना है कि NPA टाइम टू टाइम बैंकिंग कंपनी बना रही है कि नहीं बना रही है, जब बनने चाहिए तभी बने कि नहीं बने हैं। और सिमिलरली ये नॉर्म्स मैन्युफैक्चर पर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ लीगल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सबसे
अभी के टाइम पे शानदार एग्जांपल रहेगा गेमिंग इंडस्ट्री। सर जैसे गेमिंग इंडस्ट्री नहीं, सट्टा इंडस्ट्री ज़्यादा बोली जाएगी, जैसे ड्रीम 11 हो गए और भी MPL वगैरह हो गए। तो इन पे अब सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है कि ये ऐसे बिजनेस इंडिया में नहीं चलेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जो मैंने समझा। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पॉइंट को आगे और डिस्कस कर दूंगा। अब हम अपना सेकंड पॉइंट पर जाते हैं कि नेचर ऑफ एंटिटी। अब नेचर ऑफ एंटिटी में क्या तुम इतना ही लिख दोगे, नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडेड इट्स ऑपरेशन, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इट्स वे ऑफ फाइनेंस एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए कि भाई पेपर में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसी चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑपरेशन में हम क्या पता करेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं, कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल कमीशन से कमा रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस क्या कर रहे हैं वो भी पता करेंगे। फिर हम ओनरशिप स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे कि कंपनी में जो पैसा, मतलब जो ओनर्स हैं वो बाहर के हैं या फिर इंडिया के ही हैं, या इंडिया में किस किस जगह से हैं, ये हम चीज़ पता करेंगे कि उनके माइंडसेट क्या है, ये हम कोशिश करेंगे जानने की। और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कंपनी किन बिजनेसों में इन्वेस्ट कर रही है, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो किन किन बिजनेस में कर रही है, क्या वो बिजनेस जिन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है वो अपनी उसी कंपनी के लिंक उससे कर रही है, फिर कहीं हट के दूसरे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये हम पता करेंगे। और वे ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो लोन लिया वो बोरोड किया है। अब बोरोड किया तो किन से किया, बैंक से किया है कि प्राइवेट बंदे से किया है, कैसे किया है, लोन लिया, या फिर जो कंपनी में पैसा लगा हुआ वो इक्विटी वालों का लगा हुआ, ये पता करेंगे। तो उससे हमें अपने यूज़र पता चल जाएंगे कि हमारे यूज़र कौन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को ही ऑडिट रिपोर्ट देखनी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी ऑडिट रिपोर्ट देखने में बहुत उत्सुक रहती है। और इसके अलावा जो पैसा देता है वो भी बंदा देखता है कि भाई जिसको मैंने पैसे दिए वो काम कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे सभी यूज़र में बहुत लोग आ जाते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट जनरली बहुत इजी पॉइंट है, क्योंकि वो AS1 में हमने काफ़ी पढ़ा है कि एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर कोई चेंजेस आया है तो वो चेंजेस तुम प्रॉपरली डिस्क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किस वजह से चेंज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में। पहले तो एंटिटी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी होती है, फिर उसे डिस्क्लोज भी करना होता है। और अगर एंटिटी पॉलिसियाँ चेंज करती है तो उन पॉलिसियों को प्रॉपरली डिस्क्लोज भी करना होगा कि हमने ये पॉलिसी चेंज करी, और रीज़न भी करना होगा डिस्क्लोज कि हमने क्यों करी है चेंज ये पॉलिसी। क्योंकि ये AS1 की रिक्वायरमेंट है। अब AS1 हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैंने AS1 का एग्जांपल दिया, इंडिया का एग्जांपल नहीं दिया मैंने। क्योंकि AS1, अब तुम AS1 की बात नहीं मान रहे हो, एप्लीकेबल FRF की बात नहीं मान रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? फिर तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने हैं यहाँ पर। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब एंटिटी ने अपना कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, डिटरमाइन किया, फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अब ये हम पता क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट पहले जाना चाहता हूँ कि हमने रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग और अदर एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े थे। तो एंटिटी जो है, कोई भी कंपनी जो है, इन्हीं फैक्टर के भीतर कर ही अपना काम करती है। तो उसी वे में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि हाँ, अगर इंडस्ट्री 10 करोड़ या 1000 करोड़ की जा सकती है, उस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि हमें इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर करना है या 10 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाएगी। अब किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस रिस्क तो ऑलवेज, भाई बिजनेस रिस्क तो कभी एलिमिनेट कर ही नहीं सकता कोई भी बिजनेसमैन, तो बिजनेस रिस्क भी होता है। कभी कभी बिजनेस रिस्क ही रोम क्रिएट कर देता है, रोम के चांसेस बढ़ा देता है। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। अब ये रोमम के बारे में हम जानेंगे भी, ये समझ लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस बढ़ा देता है, बस ये समझ लो। अभी मेरी अगली वीडियो रोमम पे ही होगी। ऑडिट रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, फिर रोमम क्या होता है, इसी पे ही रहेगी मेरी अगली वीडियो। और मे बी इसके 2-3 वीडियो बाद शायद ये ऐसे ख़त्म भी हो जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी पता चले कब ख़त्म हो जाए ऐसे। तो जनरली हम अभी फोर्थ पॉइंट पे थे कि एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। तो शायद ये वाला पॉइंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो कि बेसिकली ऑडिटर जो होता है एंटिटी ऑब्जेक्ट को इसलिए पता करना चाहता है कि
उससे उसके उस ऑब्जेक्टिव से और स्ट्रेटेजी से शायद बिजनेस रिस्क पता चल जाए, और वो बिजनेसेस में भी इनहेरेंट रिस्क हो या फिर ऐसा रिस्क हो जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने लास्ट अपना बुक के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट है हमारा, हालांकि अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और नई नई चीज़ें मिलेंगी। ये लास्ट पॉइंट है, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट खुद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू और मेजरमेंट करता है पूरी साल उन्होंने वर्क किया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट के कुछ टारगेट होते हैं कि हाँ हमें 10 करोड़ जाना है या फिर 20 करोड़ का टर्नओवर करना है, 20 करोड़ का प्रॉफिट करना है। तो अगर हम नहीं पहुँच पा रहे तो हम झोल करना शुरू कर देते हैं। ये एक जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि नहीं पहुंच पा रहे तो कोई ना कोई रीज़न या फिर झोल करना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो झोल कर रहे हैं। तो यहाँ ऑडिटर का इसीलिए रोल आता है कि अगर झोल कर रहे हैं तो हम करने नहीं देंगे, अपने यूज़र्स के संग नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये है। अब ये 5 पॉइंट में ये जनरली आप पेपर में जब लिखोगे ना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें लिखने का, 5 केवल लाइनें हैं एक तरीके से, वही आपको लिखनी है। लेकिन आप खुद पढ़ेंगे इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत डीप चला जाता है वाला टॉपिक। एक बार मैं फिर से इसका पूरा रिवीजन करवाता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया आपको। रिलेवेंट इंडस्ट्री और रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। हमने रिलेवेंट इंडस्ट्री में पढ़ा था कि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जानते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप को जानते हैं, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देखते हैं कि कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में। क्योंकि अगर टेक्निकल डेवलपमेंट इससे ये होता है कि इंडस्ट्री जो है मतलब बार बार चेंज तो नहीं हो रही, टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, तो कंपनी के लिए भी खतरा है और उससे हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव की जगह मतलब गिरते डाउन होते हैं, इम्प्रूव नहीं होते, डाउन होते जाते हैं वो। ठीक है। और रिलेवेंट फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर। रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर में 3 चीज़ें होती हैं, एप्लीकेबल एफआरएफ होता है और लीगल एनवायरनमेंट होता है और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। एप्लीकेबल एफआरएफ में 2, एक तो इंडियस आते हैं और एक एएस आते हैं। और लीगल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था कि बैंकिंग के लिए नॉर्म्स होते हैं और मैन्युफैक्चर देखो तो वहाँ नॉर्म्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने देखा था कि गेमिंग इंडस्ट्री, जो गेमिंग इंडस्ट्री नहीं कहकर सट्टा इंडस्ट्री ज़्यादा कही जाए, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, सरकार ने। तो एक तरीके से सरकार पीछे पड़ रही है कि इनको हम धंधा करने ही नहीं देंगे। फिर नेचर ऑफ एंटिटी, और नेचर ऑफ एंटिटी में हम क्या करते हैं, पता करते हैं इट्स ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से रिसोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं इसके, और ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि कंपनी का गवर्नेंस और ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, अपना बिजनेस को चेंज करना चाह रही है या फिर किस तरीके से इसके आगे फ्यूचर प्लान है इन्वेस्टमेंट के प्रति। और फिर वे ऑफ फाइनेंस देते हैं कि कंपनी का वे ऑफ फाइनेंस स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि द एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंजेस। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी है और उसको एप्लीकेबल कैसे किया है, और इसी के संग संग उसके अगर कोई पॉलिसी चेंज करी है तो रीज़न जो है वो डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये एज 1 से लिंकेज हो रहा है। और हमारा 4th पॉइंट ये था, the entity objective and strategy and those related business risks that may result in risk of material misstatement, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऑडिटर जो है एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को और स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करता है, जिससे कि हमें बिजनेस रिस्क पता चलता है। और कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो हमारे इनहेरेंट रिस्क होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि सारे बिजनेस रिस्क का हमें मतलब नहीं है। ऑडिटर को कोई मतलब नहीं कि बिजनेस क्या है, कि भाई कॉम्पिटिटिव में कि बहुत टफ इन्वायरमेंट है कि तुम उसमें प्रॉफिट कमा पा रहे हो, नहीं, उससे मतलब नहीं है। अगर कमा पा रहे हो तो सही प्रॉफिट दिखाया है नहीं, और लॉस है तो लॉस दिखाया कि नहीं दिखाया, उससे मतलब है उसे। और इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारा धंधा कैसे जा रहा है, धंधा कैसे भी जाओ तुम देखो, तुम्हारा काम जाने, वो हम नहीं जानते है ना, हम करेंगे कुछ उसके बारे में। और 5वां रीजन है हमारा मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट खुद देखता है कि हमने पूरी साल किस तरीके परफॉर्म किया, जो हमारा बजट जिस हिसाब से हमने प्लान किया था उस हिसाब से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं होता तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट खुद इसमें झोल करने की कोशिश करती है, जिस तरीके जैसे कि हम फ्रॉड कर सकते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करके बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यही ऑडिटर का काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा।